हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि 11th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी अगर बिज़नेस खोला है तो वो खुद पैसा लगाता है और वो दूसरों से भी पैसा या दूसरे सोर्स से पैसा जब कलेक्ट करता है तो वो सारे एसेट्स के अंदर आते हैं। अब एसेट्स सो गाइस दो टाइप्स के होते हैं, एक तो करंट एसेट्स, ठीक है, और सेकंड नॉन करंट एसेट्स। सो गाइस करंट एसेट, करंट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, करंट यानी कि मीन्स बहुत जल्दी जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, करंट मीन्स जल्दी से, ठीक है। तो करंट एसेट्स में आएगा कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ठीक है, बिल रिसीवेबल अभी मैं बताऊंगी आपको, डेटर्स भी, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी मैं। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपने रेंट पे आप रह रहे हो तो इसका मतलब है कि अगर आपने जनवरी में ही फरवरी का भी पैसा दे दिया है यानी रेंट दे दिया है तो उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे। यानी आपने जनवरी में जनवरी का भी दे दिया है और फरवरी का भी दे दिया है तो इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसमें आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो टेंजिबल एसेट्स और सेकंड नॉन टेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स में क्या आता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या जिसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस है। किस तरीके का, जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं कौन सा, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर क्या ले सकते हैं, कोई भी फर्नीचर हो गया, ये सारे इसी में आ गया फर्नीचर। उसके बाद क्या ले सकते हैं गाइज, प्लांट एंड मशीनरी भी ले सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है गाइज, जिसको हम देख और छू सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं लैंड और बिल्डिंग को छू सकते हैं तो ये टेंजिबल एसेट्स में आएगा। टेंजिबल मतलब अमूर्त, यानी कि जो कि सॉरी मूर्त, इसका मतलब कि हम जिसको देख या छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन टेंजिबल एसेट्स। सो गाइज नॉन टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कि जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे कि गुडविल, ठीक है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इसके अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कि गुडविल, ठीक है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ठीक है। तो गाइज वैसे ट्रेडमार्क और वो सॉरी पेटेंट, ट्रेडमार्क्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। जैसे गुडविल। अब गाइज ये नॉन टेंजिबल एसेट्स का मतलब अमूर्त संपत्ति, इसका मतलब होता है कि जिसको हम देख और छू नहीं सकते। अब सो गाइस हम बात करते हैं जैसे गुडविल की। अब गुडविल का क्या मतलब होता है कि अगर मान के चलो कि कोई इंस्टीट्यूट है या जैसे मैकडोनल्ड है, वो इतना ज़्यादा फेमस है कि उसके नाम से ही लोग उसको उस पर फेथ करते हैं, ठीक है, और उसको परचेज़ करते हैं। तो गाइज अब गुडविल, जो मैकडोनल्ड की गुडविल है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही ना, पर जब अगर जो मैकडोनल्ड है अगर वो किसी कोई और उसको परचेज़ करेगा तो सपोज़ अगर वहाँ पे जो एसेट्स वगैरह सब कुछ मिलाकर, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अगर 2 लाख रुपए में अगर वो बेचता है, प्लस में 50,000 उसकी गुडविल ऐड कर लिया जाता है, तो ये 50,000 है, ये गुडविल कहलाएगा। क्योंकि गुडविल का मतलब होता है कि जो चीज़ जितना ज़्यादा फेमस है, लोग उसको जितना ज़्यादा जानते हैं, वो उतना मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है तो उसको हम उसकी ज़्यादा गुडविल होगी। जो जैसे कि अगर कोई ANB इंस्टीट्यूट है, उसको कोई नहीं जानता, पर अगर जैसे हम कहते हैं कि सुपर 30 वो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, तो उसकी गुडविल ज़्यादा है अगर कंपेयर करें हम ANB इंस्टीट्यूट का।
तो इसी तरीके से, ठीक है गाइज। और जैसे पेटेंट्स का इसी तरीके से नॉन टेंजिबल एसेट्स में लिया जाता है, ट्रेडमार्क को भी इसी तरीके से नॉन टेंजिबल एसेट्स में लिया जाता है। ड्राइंग का मतलब, अगर कोई भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस में से या तो वो कैश निकालता है या कैश के कोई भी गुड्स के इक्विवेलेंट वो कैश निकालता है, तो ये सारी चीज़ें वो ड्राइंग के अंदर ली जाती है। हम सीधा सा ये बोल सकते हैं कि अगर वो कोई भी, जैसे ए लिमिटेड है, ठीक है, तो पर्सनल यूज़ के लिए, अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए कैश या गुड्स या कोई भी चीज़ निकालता है तो ये ड्राइंग के अंदर आता है, ठीक है। आई होप गाइस समझ में आया होगा। उस पर बी साइलेंट है, इसको हम बोलेंगे डेटर। जैसे कि ए लिमिटेड और ये है नेहा, ठीक है, तो नेहा ने ए लिमिटेड से कोई गुड्स परचेज किया है, ठीक है, तो ए लिमिटेड के लिए नेहा बन गई डेटर, यानी कि नेहा पैसा देगी ए लिमिटेड को, ठीक है गाइस। इसी तरीके से जस्ट इसका अपोजिट है, जैसे कि ए लिमिटेड, जैसे ए लिमिटेड ने कोई चीज़ परचेज की है नेहा से, नेहा से परचेज किया है, ठीक है, तो ए नेहा को पैसा देना है, यानी कि नेहा को कैश देना है। कौन देगा? ए लिमिटेड जो है कंपनी, वो नेहा को पैसा देगी। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर है, ठीक है, वो कौन है? नेहा, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद रेवेन्यू की बात करते हैं। सो गाइस रेवेन्यू और इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है कि अगर कोई पेन है, ठीक है, तो पेन को हमने बेचा कितने? 2000 रुपये में, ठीक है गाइस, तो ये हमारा रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है, जितने में बेचा गया। यानी ये पेन है, सपोज़ 10 पेन है और 10 पेन का जो बंडल है वो बिका कितने? 2000 में, ठीक है। तो ये जो जितने में ये बिका, बट इनकम कितना कैसे कहेंगे गाइस कि इनकम कितनी हुई है उस पेन को बेचने में? सपोज़ अब यहाँ पे हम इनकम की बात करते हैं। सो गाइस अगर मान के चलो हमने ये सेल किया कितना? 2000 रुपये में, और जो एक्सपेंस हुआ वो हुआ 1500 रुपये, ठीक है, ये एक्सपेंस। तो गाइस इसका मतलब ये है कि जो इनकम हुआ वो हुआ कितना? 500 रुपीज़, ठीक है गाइस। मैं एक बार और समझाती हूँ। रेवेन्यू का मतलब जो टोटल अमाउंट जो बिका, ठीक है, इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड है, एक्सपेंस भी इंक्लूड है और इनकम भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे 2000 रुपये ये हम यहाँ पे इनकम निकाल रहे हैं। तो 2000 रुपये जो कि बिका, उसमें जो एक्सपेंस लगा, खर्चा लगा, वो 1500 रुपये का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 500 रुपये की हमारी इनकम हुई, हमारी इन द सेंस यहाँ पे कि कोई भी कंपनी की इनकम 500 हुई। सेम अब बात कर लेते हैं किसकी? हमारी इन सब की हो गई। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटी की। सो गाइस लाइबिलिटी भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो करंट लाइबिलिटी एंड सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट जो आपको पता ही है कि तुरंत कैश में कन्वर्ट होता है, सेम इसी तरीके से लाइबिलिटी। सो गाइस लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कुछ भी कह सकते हैं अपनी जो भी आपको समझ में आए अपनी लैंग्वेज में। तो यानी कि इसका मतलब है कि अगर कंपनी ने किसी से पैसा लिया है, मतलब ऑनर को छोड़कर जहाँ जहाँ से वो पैसा उधार लिया है उसको देने की जिम्मेदारी बनती है कंपनी की। तो जो देने की जिम्मेदारी बनती है कंपनी की वो ही लाइबिलिटी कहलाता है। करंट लाइबिलिटी में क्या चीज़ें आती हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि ये बेसिकली बिजनेसमैन ये अकाउंट ओपन करवाते हैं, क्योंकि एक दिन में कई सारे ट्रांजैक्शन इसमें किए जाते हैं।
तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई फेथ कस्टमर है तो बैंक जितना पैसा उसने डिपॉजिट किया उसका उससे भी ज़्यादा वो निकलवा सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है। क्रेडिटर आपको पता ही है, जिससे कंपनी को देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर का मतलब जिससे कंपनी ने उधार लिया है और उसको पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कंपनी को जिसको पैसा देना है, यानी कि अभी दिया नहीं है, बकाया है। शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, ये भी करंट लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब कि 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अगर कंपनी ने कहीं से उधार लिया है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन। बीपी लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो 1 साल से ज़्यादा जिसकी लाइबिलिटी होती है। जैसे अगर कंपनी कोई शेयर इशू करता है या डिवेंचर इशू करता है या लॉन्ग टर्म लोन लेता है, तो वो सारे उसको पे, कंपनी को 1 दिन 2 दिन या 10 दिन में पे नहीं करना होता, उसको 1 साल के बाद पे करना होता है। तो इसमें लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा या फिर डिवेंचर आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल की। सो गाइस, कैपिटल और एसेट्स में डिफरेंस जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें इसमें कन्फ्यूजन होती है कि कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो ऑनर का खुद का पैसा है, ठीक है, जो ऑनर ने खुद पैसा लगाया हुआ है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। यानी कि जब भी कोई बिज़नेस या कोई भी शॉप ओपन किया जाता है तो गाइस कुछ ना कुछ पैसा जो ऑनर है वो खुद एक्सपेंस करता है या खुद लगाता है या खुद इन्वेस्ट करता है, तो उसी को बोलते हैं कैपिटल। अब बात करते हैं बिल रिसीवेबल की। तो बिल रिसीवेबल मतलब बिल रिसीवेबल को क्या कहा जाता है और साथ ही साथ बिल पेएबल को क्या कहते हैं। सो गाइज, अगर हम बात करते हैं कि ए लिमिटेड से नेहा ने कोई गुड्स परचेज की, ठीक है, इसका मतलब कि ए लिमिटेड ने सेल किया, बट गाइज नेहा ने कैश नहीं दिया, ठीक है, तुरंत कैश का पेमेंट नहीं की। कौन? नेहा। तो जो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड एक लिखता है एक डॉक्यूमेंट पे, एक पेज पे, हम ये कह सकते हैं समझाने के लिए कि जिस तारीख को, जैसे कि 1 जनवरी को उसने परचेज़ किया, तो यहाँ पे 2 जनवरी आएगा। जो डेट में कोई भी चीज़ परचेज़ किया जाता है या सेल किया जाता है तो वो डेट मेंशन नहीं होती, से लेकर 1 तारीख तक नेक्स्ट मंथ के, यानी कि फरवरी के 1 तारीख तक। इस फरवरी के 1 तारीख तक यानी कि कब पैसा देगा गुड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पे मेंशन की जाती है। और जो ए लिमिटेड है वो एक्सेप्ट जो करने का काम है वो कौन करता है? नेहा इसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये बन जाता है बिल पेएबल, ठीक है। और एक्सेप्ट करके जब इसको दे देती है, यानी ए लिमिटेड को ये दे दिया जाता है, यानी जो भी ये मेंशन है तो ये रख लेता है ए लिमिटेड, तो इसी को बोलते हैं बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल का मतलब कि वो एक जो नेहा ने 1 महीने बाद देने के लिए जो प्रॉमिस किया है उसको हम बीआर बोलते हैं। और इस पे प्रॉमिस का मतलब जो एक्सेप्टेंस दी है, तो ये एक्सेप्टेंस को बीपी बोला जाता है। आई होप गाइस समझ में आया होगा। उसके बाद एक्सपेंस, जो कि आपको पता है कि जो अगर बिज़नेस को रन करने के लिए जो भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए एक्सपेंस होते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। एंड लॉस का मतलब कि 1 ईयर, एक फाइनेंशियल, हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में जो भी लॉस होता है उसको बोलते हैं लॉस। जैसे कि ऊपर था कि 2000 का रिवेन्यू और अगर सपोज़ मान के चलो 2500 रुपये का एक्सपेंस हो गया, तो यानी कि जो हमारा यहाँ लॉस हुआ वो हो गया 500 का, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर में। सेम इसी तरीके से प्रॉफिट का मतलब होता है कि
एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं जैसे रिवेन्यू 2000 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे 1500 रुपये का एक्सपेंस हुआ, तो यानी क्या प्रॉफिट कितना हो गया, 500 रुपये। बेसिकली ये ईयर के एंड में किया जाता है प्रॉफिट, ठीक है, या फिर लॉस। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा